Good morning, everyone. I hope you all are doing fine. लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर दिया था और एनर्जी के और वर्क के बीच में रिलेशन देखा था। एनर्जी के यूनिट के बारे में देखा था और हमने ये भी बात करी थी कि कैसे एनर्जी और वर्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर वर्क हो रहा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी न किसी पर्सन के अंदर एनर्जी रही होगी। वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ होगा, तब जाके कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा जिससे हम ये बोल सकते हैं कि वर्क हुआ होगा। तो एनर्जी के और वर्क के बीच में यही मेन मोटा मोटी यही रिलेशन था। अब जो है अगला टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक साथ में कई सारे तरह के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अगर हम अपने घरों की बात करें तो घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घर में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो जब भी कोई भी चीज़ के अंदर मूवमेंट बाई कांटेक्ट अगर होता है तो वहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का जस्ट अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करते होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरह के एनर्जी के बारे में बात करें। हम जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, टाइडल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे तरह के एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम कुछ खास तरह के एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा लकीली द वर्ल्ड विल लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. The various forms include mechanical energy, that is potential energy plus kinetic energy. अब potential energy और kinetic energy क्या क्या होते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं या दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। फिर हीट एनर्जी हो गया, हीट के फॉर्म में एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो हीट एनर्जी। तुम्हारे घरों में जो आज के टाइम में तुम इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह अगर तुमने देखा होगा या हेयर ड्रायर लोगों को यूज़ करते हुए देखा होगा, या फिर ऐसे जैसे टोस्टर हो सकता है, गीज़र हो सकता है, तो ये सब हीट एनर्जी का एक एग्जांपल हो सकता है। फिर केमिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया एंड लाइट एनर्जी हो गया। लाइट एनर्जी सबको पता है, जो हम बल्ब वगैरह जल रहा है तुम्हारे घरों में, वो लाइट एनर्जी का एग्जांपल है। फिर कह रहा है थिंक इट ओवर। इसमें कह रहा है हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि कैसे तुम डिसाइड करोगे अ, कोई भी एंटिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, कोई भी मैटर है, वो एनर्जी का फॉर्म है या नहीं। सिंपल सी बात है, अगर वो कोई भी उसकी वजह से कोई भी वर्क अगर हो रहा है, अगर दैट एंटिटी इज केपेबल ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट possesses एनर्जी। ठीक है, उसके पास में एनर्जी होता है। अगर हम अगर हम ये बात प्रूव कर लें तो दैट मीन्स कि उस चीज़ में, उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी थी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बॉक्स में जूल के बारे में बताया हुआ है। जूल एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। इनके बारे में कह रहा है जेम्स प्रेस्कॉट जूल was an outstanding British physicist. He is best known for his research in electricity and thermodynamics. Amongst other things, he formulated a law for the heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of the mechanical equivalent of heat. The unit of energy and work called joule is named after him. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमने अभी जस्ट मेरे ख्याल से पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि जब भी एनर्जी का इम्पैक्ट होता है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है जिस फ्रॉम द फॉर्मर ऑब्जेक्ट टू द लेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसफ़र एनर्जी का हो रहा है। इन बिटवीन एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आइडियल सिचुएशन नहीं रहने देती हैं। ठीक है,
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पे भी होता है, और दो यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। अब देखो, हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात किया था। मैकेनिकल एनर्जी में हमने देखा था कि एक काइनेटिक एनर्जी था और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी बन रहा था। तो अभी हम समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। एक्टिविटी 11.6 में कह रहा है टेक ए हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड। एक सैंड का बेड बनाना है, मतलब मोटी सी लेयर ज़मीन बनानी एकदम बेड के स्ट्रक्चर का। अ वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर, तो वो गीला होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम हाइट ऑफ अबव 25 सेंटीमीटर। द बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन, वहाँ पे एक गड्ढा सा हो जाता है। रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो इस तरीके से चार हमें ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। एक 25 सेंटीमीटर से बॉल को ऐसे ही ड्रॉप करना है, फिर 50 सेंटीमीटर से, फिर 1 मीटर से और 1.5 मीटर से। एंश्योर दैट ऑल द डिप्रेशंस आर डिस्टिंक्टली विजिबल, मतलब ये चीज़ इंश्योर करना है कि पहला वाला जो डिप्रेशन बना था और जो दूसरा वाला डिप्रेशन बना था, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आ रहा हो। ऐसा नहीं कि हल्का सा डिफरेंस है और पता भी ना चल रहा हो। Make the depression to indicate the mark the depression to indicate the height from which the ball was dropped. Compare their depths. Which one of them is deepest? Which one is shallowest? Why? What has caused the ball to make a deeper dent? Discuss and analyze. तो पता होगा कि जो जितना ज़्यादा तेज़ी से आएगा वो उतना ही ज़्यादा बड़ा डेंट बनाएगा, उतना ही बड़ा डिप्रेशन बनाएगा। अब एक और एक्टिविटी दिया हुआ है। सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 11.5। 11.5 में एक apparatus दिया हुआ है, देखते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर तैयार करना है। यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं। एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के साथ में ये एक ट्रॉली है। ट्रॉली के साथ स्ट्रिंग से होते हुए कुछ एक वेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा सेटअप। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ known mass in front of the trolley at a convenient fixed distance। तो जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो ट्रॉली है, ट्रॉली के जस्ट सामने ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। प्लेस अ नोन मास ऑन द पैन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग। तो पैन के ऊपर कुछ एक फिक्स मास रखना है जिससे ट्रॉली स्टार्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे पैन दिया हुआ था और इस पैन के ऊपर कुछ एक जैसे हम मास रखेंगे वैसे ये ट्रॉली इस पुली की वजह से ये स्ट्रिंग खींचा चलाएगा और साथ में ट्रॉली भी आगे बढ़ती चली जाएगी। आगे कह रहा है द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। जो सामने ब्लॉक होगा, वुडन ब्लॉक, इसको सबसे पहले हिट करेगा। फिक्स अ स्टॉप ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट द ट्रॉली स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। कुछ ऐसा एक स्टॉपर लगा देना है जिससे ये यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है कि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक से ट्रॉली टकराएगा, उसके बाद जो है ट्रॉली रुक जाए। ट्रॉली मतलब आगे बढ़ता ना चला जाए ताकि गिरे नहीं। द ब्लॉक गेट्स डिस्प्लेस्ड। नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। ध्यान रहे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था, दैट मीन्स कि वहाँ पे वर्क हो रहा होगा। तुरंत ये चीज़ क्लिक करना चाहिए दिमाग में। दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय द ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज़ गेन्ड एनर्जी। फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम? रिपीट दिस। एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमने इस ब्लॉक के ऊपर मास रखा, उस मास की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन पैदा हुआ और उसकी वजह से ये जो ट्रॉली था वो आगे की तरफ मूव करने लगा। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास ऑन द पैन, इन विच केस इज द डिस्प्लेसमेंट मोर। ऑब्वियस सी बात है,
जितना ज़्यादा मास पैन में रखोगे उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगा. इन विच केस इज़ द वर्क डन मोर, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा वर्क डन. In this activity, the moving trolley does work and hence it possesses energy. तो ट्रॉली के पास में एनर्जी आ गई, और एनर्जी किसकी वजह से आई है? वो स्ट्रिंग की वजह से. स्ट्रिंग में एनर्जी कहाँ से, किसकी वजह से आई? मास हमने कुछ रखा हुआ था पैन के ऊपर. A moving object can do work. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. ठीक है. तो एक आदमी जो धीरे धीरे चल रहा होगा और वो उसको दीवार से टकराना होगा तो उसको उतनी चोट नहीं लगेगी जितना चोट एक आदमी जो बहुत तेज़ी से दौड़ते आ रहा था और दीवार से टकरा जाए उसको जितनी चोट लगेगी. दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. A moving bullet, blowing wind, a rotating wheel, a speeding stone can do work. How does a bullet pierce a target? How does the wind move the blade of the windmill? Objects in motion possess energy. तो हर केस में objects are moving. Objects are in the situation of movement. We call this energy kinetic energy. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा तो मूव करते हुए अगर उसके पास में एनर्जी होगा तो मूवमेंट के दौरान उसके पास में जो एनर्जी होगा उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. अ कोकोनट, अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, flowing water, blowing wind, a running athlete, etc. possesses kinetic energy. हर एक सिचुएशन में मूवमेंट हो रहा है. रनिंग इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion. तो ये काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन हो जाएगा. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion. मोशन नहीं हो रहा था तो वो एनर्जी नहीं होती. जितना ज़्यादा मोशन होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो. ठीक है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड. अगेन वही वाला मैंने एग्जांपल लिया कि दो एक पर्सन है या दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं. दोनों जो है दोनों को एक वॉल से टकराना है. एक जो है दौड़ के आ रहा था और दूसरा पैदल चल रहा था. दोनों में किसको ज़्यादा चोट लगेगी? ऑब्वियसली जो ज़्यादा दौड़ का है. इसका मतलब ये हुआ है जो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वो ज़्यादा एनर्जी पोजेस कर रहा होगा. How much energy is possessed by a moving body by virtue of its motion? By definition, we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. तो क्या कह रहा है कि वर्क डन, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है और वेलोसिटी एक्वायर करने में, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करने के बाद जो वेलोसिटी एक्वायर हुई उसको एक्वायर करने में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. तो अब देखो क्या है कि एनर्जी जो है, एनर्जी में, वेलोसिटी में और वर्क में क्या रिलेशन है, ये इस पे पूरा का पूरा एक डेरिवेशन है. तो डेरिवेशन वाला पार्ट जो है हम कल पढ़ते हैं, कल समझते हैं. अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं. बस सिंपली यही समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, मूव करते हुए जब जो एनर्जी वो पोजेस कर रहा होगा उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. तो रिवाइज करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.